हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम अचीवर्स में। मैं हूं सोनू नागर। आज की इस वीडियो में हम जाट रेजिमेंट बरेली का पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो 100 मार्क्स का है और जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे और जो पूरे 50 प्रश्न का संग्रह है। और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए क्योंकि इसमें हम मैथ्स और रीजनिंग को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा सेक्शन फर्स्ट है जो कि हमारा जनरल नॉलेज का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टर्म्स ऑफ राज्यसभा मेंबर इस राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है फ्रेंड्स? 2 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और राज्यसभा में इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है फ्रेंड्स कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 245 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली? दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? चांद बीबी, बेगम हजरत महल, सुल्ताना रजिया या नूरजहाँ? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? सुल्ताना रजिया। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज कॉल्ड? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है, यमुना नहर है, ऊपरी देव नहर है या सरहद नहर है? तो फ्रेंड्स, हमारे भारत की जो सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल है वो इंदिरा गांधी नहर है जो कि पंजाब से शुरू होती है और हरियाणा से होकर राजस्थान तक जाती है। और जो राजस्थान के थार मरुस्थल के मैक्सिमम भाग को सिंचाई प्रोवाइड करती है। क्या होगा आंसर? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? कौन से स्टेट में होती है? तमिलनाडु में, तेलंगाना, केरल या कर्नाटका में? तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा? कर्नाटका। वेयर इज़ द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन की अकेदमी कहाँ स्थित है? दिल्ली, मैसूर, ऊटी या शिमला? तो फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है? जो कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। खासी और गारो की जो जनजातियाँ हैं वह मुख्य रूप से कहाँ पर है? किस में रहते हैं खासी और गारो के लोग? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय या मिजोरम? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? मेघालय। और इन्हें खासी और गारो जनजातियाँ भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं खासी और गारो, उनमें ये लोग निवास करते हैं, इसीलिए इनको खासी और गारो जनजातियों के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट विच डिग्री? भूमध्य रेखा कौन सी डिग्री के मध्याह्न पर स्थित है? 60, 0, 180 या 90? तो फ्रेंड्स, जो भूमध्य रेखा है वो कौन सी डिग्री पर स्थित है? 0 पर स्थित है। और भूमध्य रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर है और यह पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में, और पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है और इसे विषुवत रेखा भी हम कहते हैं। ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया? भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ है? जादूगाड़ा में है, वाशी में है, मानोकुरीची में है, गोरीबिदारनूर में है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? जादूगाड़ा में है। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कोलकाता, सूरत, बॉम्बे या दिल्ली में? तो फ्रेंड्स, जो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था वह 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बॉम्बे, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। निम्न में से धौलाधार पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। धौलाधार जो पर्वतमाला है उसकी मशहूर जनजाति कौन सी है फ्रेंड्स? थारू, अबोर, गद्दी या लेप्चा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? गद्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वेयर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्ध? निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? अवंती, कौशल, मगध या गांधार? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मगध होगा, बुद्ध से जुड़ा हुआ था, और जो कौशल राज्य वो उनकी शिक्षा से जुड़ा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी? आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा को क्या कहते हैं? भरी हुई हवा कहते हैं, विशिष्ट आर्द्रता वाली हवा कहते हैं, सापेक्षित आर्द्रता कहते हैं या शुद्ध आर्द्रता कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसको क्या कहेंगे? सापेक्षित आर्द्रता। जब हवा में जल वाष्प मौजूद होती है तो उसे क्या कहते हैं? आर्द्रता। वह आर्द्रता कहलाती है। और इसे क्या कहेंगे हम?
जब संपूर्ण रूप से ग्रहण कर लेती है तो उसके पश्चात हवा को क्या कह देते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता। हु वाज एडमायर्ड एज टेम्पेस्टस हिंदू इन 1993 इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ द रीजन इन शिकागो। 1853 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सहारा गया? ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी को पता होगा, तो स्वामी विवेकानंद इसका आंसर होगा। हेडक्वार्टर्स ऑफ विच बैंक आर लोकेटेड इन मणिपाल, कर्नाटका। किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटका में स्थित है फ्रेंड्स? सिंडिकेट बैंक का, केनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक या विजय बैंक? तो इसका क्या आंसर होगा? सिंडिकेट बैंक। मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कहाँ है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? बेंगलुरु में है, कोयम्बटूर में है, चेन्नई में है या हैदराबाद में? तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा? चेन्नई में। चलिए फ्रेंड्स सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं जो कि जनरल साइंस का है। ठीक है, टू डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन। मुंह के पीएच का मान कितना हो जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है फ्रेंड्स? तो जब भी दांतों का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब क्या होता है? लार और दांत के बीच में अखनिजीकरण और खनिजीकरण की जो प्रक्रिया चलती रहती है वो गड़बड़ हो जाती है पीएच 5.5 से कम हो जाने के कारण। तो दांत क्या हो जाते हैं? खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 5.5। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज, तांबे का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स? नन ऑफ दिस, 100 डिग्री सेल्सियस, 1085 या 1038 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या होगा? 1085 डिग्री सेल्सियस। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ केन शुगर इज, गन्ने चीनी का जो आणविक सूत्र है वो कितना होगा? C2H2CO2, C12H22O11, C2C8O4 या C4H12O4। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि और ये क्या है? C12H22O11 ये है एक आणविक सूत्र और इसका जो रासायनिक नाम होगा गन्ने की शुगर का उसे हम क्या बोलेंगे? सुक्रोज। या तो आपको सुक्रोज का फॉर्मूला पूछे या गन्ने की शुगर का पूछे तो क्या होगा? C12H22O11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा माना जाता है फ्रेंड्स? ट्यूरिंग मशीन, अबेकस, पास्कलिन, गणना करने का यंत्र। तो जो पहला गणना करने का यंत्र उसे अबेकस माना जाता है जिसे चीन ने बनाया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरोनोडायनामिक्स? आप वायु गतिशास्त्र से क्या समझते हैं? इनमें से कोई नहीं। इट इज़ द साइंस ऑफ मूवमेंट इन द फ्लो ऑफ एयर ऑफ द गैस। यह हवा या गैस के प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान है, या यह शरीर के दर्द के अध्ययन से संबंधित है, या फिर जनन अंग का विज्ञान है? तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? एरोडायनामिक्स, जो कि एरो मतलब एरो वायु से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? यह हवा या गैस के प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान है। क्या चेंज आता है और उसके कारण जो गतिशील वस्तु उनमें क्या बल लगता है उसका अध्ययन का विज्ञान है। द रिवॉल्वर वाज इन्वेंटेड, इसके द्वारा आविष्कार किया गया था रिवॉल्वर का? जॉन ब्राउनिंग, सैमुअल कोल्ट, थियोडोर वर्गमैन या हेनरी ड्रिंगरिंग? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था रिवॉल्वर का आविष्कार? इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया था और जो कितनी 0.545 बोर की थी। हर्ट्ज की यूनिट किसकी यूनिट है? हर्ट्ज। प्रेशर की, फ्रीक्वेंसी की, नन ऑफ दिस या नंबर ऑफ साइकिल की? तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे माना जाता है? जेपी एकर्ट, जॉन मैकार्थी, चार्ल्स बेबेज, लीदी फॉरेस्ट? तो किसे माना जाता है फ्रेंड्स? जॉन मैकार्थी को। कोरोनोग्राफ इज यूज फॉर, कोरोनोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स? स्टडी ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए, स्टडी ऑफ आर्टरीज के धमनियों के अध्ययन के लिए, या सूर्य के कोरोना का अवकलन करना और तस्वीरें खींचने के लिए, या फिर नसों का अध्ययन करने के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने और तस्वीरें खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फ्यूल? प्राइमरी फ्यूल कौन कौन से होते हैं? इनमें से कोई नहीं। कोयला, चारकोल या पेट्रोल? तो इसका आंसर क्या होगा? कोयला। प्राइमरी फ्यूल्स प्राथमिक ईंधन वो होते हैं जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलते हैं, इन्हें हम बनाते नहीं हैं। तो क्या होगा? कोयला। बोटनी इज द स्टडी ऑफ, वनस्पति विज्ञान किसका अध्ययन है? वनस्पति, पेड़ पौधों को वनस्पति कहते हैं। तो किससे संबंधित होगा फ्रेंड्स? ये पौधों के जीवन से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड? रक्त संचार में कौन हेल्प करता है? सफ़ेद रक्त कोशिका, मोनोसाइट, रक्त विषाणु या इनमें से कोई नहीं?
तो जो फ्रेंड्स रक्त संचार में हेल्प करते हैं वो हमारी धमनियाँ और शिराएँ हमारी हेल्प करती है, तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्या होगा बी, इनमें से कोई नहीं। विच इज़ द करेक्ट यूनिट फॉर मेजरिंग टेरेस्ट्रियल डिस्टेंसेस, टेरेस्ट्रियल दूरी को मापने के लिए कौन सी सही इकाई है, मतलब जो दूरियां लंबी दूरियां हैं तो कौन सी होगी, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर, तो आंसर क्या होगा प्रकाश वर्ष। एट हाई एल्टीट्यूड नोज ब्लीडिंग ऑकर्स ड्यू टू, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के किस कारण से नाक से खून बहने लगता है, इनमें से कोई नहीं, अत्यधिक सर्दी होती है इसके कारण, या निम्न वायुमंडलीय दबाव के कारण, या फिर उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण। तो वायुमंडलीय दबाव कम होता है, ठीक है, ऑप्शन डी, इसके कारण नाक से खून बहने लग जाता है। फोटोसिंथेसिस ऑकर्स मैक्सिमम में कौन से प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण के ऊपर फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको डीप में पढ़िए। तो कौन सी लाइट, सफ़ेद, नीली, लाल या हरी, तो इसका आंसर क्या होगा नीली, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो नीले में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद हरे में उसके बाद किस में, लाल में होता है, इनमें सबसे ज़्यादा होता है, और हरे में ना के बराबर होता है या फिर होता ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा नीले रंग की रोशनी में होता है। चलिए फ्रेंड्स हम सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा मैथ्स का होने वाला है, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1589 मिलीग्राम, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, ग्राम में। तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं दोस्तों, 1000 मिलीग्राम। तो ये मिलीग्राम की ग्राम में वैल्यू निकाल लेते कितनी, 1000 हो जाएगी ग्राम। 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होंगे, तो 159 मिलीग्राम में कितने होंगे, 1589, ठीक है। कितनी ज़ीरो है, 1 2 3, तो 1.589 ग्राम्स, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, अ पॉलीगॉन हैज़ डायगोनल, कितने 44 डायगोनल्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स आपको फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स एक पॉलीगॉन जो होता है, एक पॉलीगॉन जो होता है, तो फ्रेंड्स फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन। एक किसी पॉलीगॉन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, जहाँ पर n क्या है पॉलीगॉन की साइड्स हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला, अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स में जो डायगोनल्स हैं वो कितने देके रखे हैं, 44, और n नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स हमें पता नहीं है, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, n² माइनस 3n माइनस 88, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n² माइनस 11n 8n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। चलो इसे सिंप्लीफाई करके n की जो मिलेगी वैल्यू मिलेगी -8 और 11, माइनस वैल्यू हम कभी कंसिडर कर नहीं सकते क्योंकि साइड माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए इसके आंसर क्या होगा 11। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज़ 2। 2 नंबर आपको देखे रखे हैं, मान लो x और y, उनका डिफरेंस कितना देके रखा है 12, और उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना देके रखा है 28। तो इसमें हम a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, a² माइनस b² का फॉर्मूला ये होता है। तो प्लस की वैल्यू, इसका सम उन्होंने पूछा है, ठीक है, और डिफरेंस उन्होंने कितना देके रखा है, सम हमें पता नहीं, ये उन्होंने पूछा है, और डिफरेंस कितना है 12 है, और x² माइनस y² की वैल्यू भी 28 दे के रखी है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर कितना दे के रखा है 2, और डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर कितना दे के रखा है x² माइनस y² इज इक्वल टू 28। तो उनका सम फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लगा देते हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला फॉर्मूला, a² माइनस b² होता है, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई करा, -2 दे के रखा है, ये वैल्यू x प्लस वाई हमें फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यू 28 दे के रखी है, ये कट हो जाएगा, 14 आया, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिली फ्रेंड्स 14। आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन इवेंट कैन नॉट अकर, यदि कोई घटना घटित ही नहीं होती है तो उसकी संभावना कितनी होती है। अगर फ्रेंड्स कोई भी घटना घटित नहीं होगी तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 0 होगी, और अगर इसके अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर घटना घटित होती है तो उसकी मतलब निश्चित हो जाती है घटना, तो निश्चित घटना की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी फ्रेंड्स 1। तो अभी हमारा आंसर ए होगा।
फाइंड विच इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। हमारी सीरीज़ में जो पहला नंबर है वो कौन सा होगा, तो ये सीरीज़ हम ध्यान से देखते हैं। जब 31 में हम 6 ऐड करेंगे, जब भी 31 में 6 ऐड करेंगे तो 25 प्लस 6 ऐड, 25 में 6 ऐड करा तो कितना मिलेगा, ये रिवर्स में चल रही है, ठीक है, मतलब 6 माइनस करना है। 31 6 माइनस करा 25, 6 यहाँ पे माइनस करा तो 19, 7 में ऐड करा 6 तो 13 में 6 ऐड करा तो 19, और 19 में 6 ऐड करोगे तो फ्रेंड्स कौन सा नंबर आपको मिलेगा, 25। एक में 6 प्लस हो रहा है एक सीरीज़ में, और एक सीरीज़ में 6 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 25। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज 12वीं पारी से 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी का जो नया औसत है वो आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि जो 11 पारी तक का औसत है वो कितना होगा, उनको जोड़ के 11 से डिवाइड कर दिया, मान लो हमने y मान लिया। तो यहाँ से जो x1 है अप टू x11 इसकी वैल्यू कितनी 11y फाइंड आउट हो जाएगी। अब इन्होंने बोला 12वीं पारी, तो चलो 12वीं पारी जो होती है x11 और x12 यहाँ तक होगी, इसका औसत भी निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 12वीं पारी जब ऐड हो जाती है तो उसका कितना औसत हो जाता है, पुराने औसत से कितना बढ़ जाएगा, मान लो पुराना औसत हमने कितना y माना था उससे 2 बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x11 तक की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर लेते हैं, तो वो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 11y। 12वीं पारी की जो वैल्यू उन्होंने कितनी 63 दे के रखी, 12 पारी के जो रन है कितने हैं 63 है, 12 का उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, कितनी होगी 39। आपको आंसर नहीं देना है फ्रेंड्स, 39 दोगे तो गलत हो जाएगा। उन्होंने क्या पूछा है कि 12वीं पारी के बाद नया औसत बताओ, ना कि पुराना औसत। तो 12वीं पारी के बाद जो नया औसत था वो क्या था, 2 प्लस करके था, तो 39 में हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 41। हमारा आंसर क्या होगा 40। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड 30% ऑफ, ये जो नंबर है इसका 30% आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम 30%, परसेंट को हम लिख सकते हैं 1/100, और इसको ये मल्टीप्लाई में है, इनको ऐड अप कर लेते हैं 0 0, ठीक है 21, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, क्या आया डी आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ मोटर बोट जो है टेक्स 2 hours टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर डाउन द करंट एंड इट्स टेक्स 6 hours टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर एंड दैट द करंट इन किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली आर। आपको फाइंड आउट करना, मतलब एक मोटर बोट के प्रवाह की निचली दिशा में डाउन स्ट्रीम जो देके रखी है वो 9 किलोमीटर देके रखी है, यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है, और प्रवाह की दिशा करंट की दिशा में जो दूरी है वो 6 घंटे कितने का समय लेती है, सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको बोट की चाल और प्रवाह के विपरीत चाल दोनों फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसमें, डाउन स्ट्रीम है, मतलब कि प्रवाह की दिशा में जो चाल है वो क्या होती है x + y, यहाँ पे बोट की चाल और ये करंट की चाल, मतलब जो भी प्रवाह की चाल है, और ये है आपकी बोट की चाल है। तो ये कितनी होती है x + y, कितनी दे के रखी है ये हमें पता नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम क्या दे के रखी है इन्होंने, कितनी 9 किलोमीटर, कितना समय लेती है 2 घंटे का। इसी तरह से धारा की विपरीत दिशा में जो चाल का फॉर्मूला होता है वो x - y होता है, और वो कितना होगा फ्रेंड्स 9, सेम डिस्टेंस है और टाइम 6 घंटे का। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को हम जोड़ देते हैं, तो कितना होगा 2x, y से y कैंसिल, और ये कितना होगा यहाँ पर 9/2 + 3/2, इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है। इन्होंने दोनों पूछा है, तो ये तो x क्या है हमारा बोट की चाल, अब प्रवाह के विपरीत क्या चाल होगी वो भी निकालना है, तो वो y हो जाएगा, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5। तो क्या होगा आंसर हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन सेल्स 400 मैंगो एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगो, एक व्यक्ति 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है। तो कितना दिया है 400 मैंगो के सेलिंग प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस कितना है 320 मैंगो की कॉस्ट प्राइस पर ये है। इसमें हम रिलेशन इसको सिंप्लीफाई करके जब निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा 4SP - 5CP, ये
रिलेशन निकल जाएगा। और इन्होंने क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला था फ्रेंड्स वो क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। यहाँ SP सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस CP है और ये P प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है, तो SP की वैल्यू CP में रख देते कितनी, 5/4 CP माइनस CP अपॉन में CP इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई, CP ऊपर से आके कॉमन आके नीचे वाले CP से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर वाले इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 - 4 अपॉन में 4 इंटू 100, मतलब कि 100/4। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा 25%। ये क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड अराइज कैन बी अरेंज्ड। अराइज शब्द को कितने अक्षरों में, हम इस शब्द से कितने अक्षर को व्यवस्थित किया जा सकता है, कितने बार अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के जब अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो हम फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो कितने शब्द हैं पहले वो काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, 2 3 4 5 वर्ड्स हैं। तो जितने वर्ड्स होंगे उसका फैक्टोरियल कर देंगे। तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये कितना होता है 120। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, हमेशा एक परिमेय होगा। कभी परिमेय संख्या, कभी अपरिमेय, या फिर हमेशा एक पूर्णांक, या फिर हमेशा एक अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। कैसे, ये 2/3 एक हमारा रेशनल नंबर है, इंटू √2 ये एक हमारा इरेशनल नंबर है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 √2 × 3 ये मिक्सचर है, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 600 मीटर इफ द रेशियो ऑफ साइड्स आर 12 13 15 देन फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड। फाइंड आपको करनी। तो पेरीमीटर आपको दे के रखा है, मान लो पेरीमीटर एक ट्रायंगल का क्या होगा, मान लो 3 साइड है, x y और z। तो पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड का सम। तो x + y + z ये कितना दे के रखा है, 600 मीटर। और रेशियो कितना है, 12 13 और 15। इनका भी हम सम कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 40 आ रहा है। ठीक है, ये 40 आ रहा है। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड इसमें क्या होगी, 12 होगी, 13 तो 15 होगी। 15 सबसे लॉन्गेस्ट वाली साइड होगी। तो कैसे निकालेंगे, जो भी सबसे लॉन्गेस्ट वाली साइड जो टोटल पेरीमीटर है उसमें लॉन्गेस्ट जो नंबर रेशियो में दिया उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल जो रेशियो का सम आया उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन डी। द एवरेज ऑफ एज ऑफ 7 boys 20 years if the age of the first 6 boy is 9:1:2 years then the 7th boy will be how many year old। 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष देखे रखी है। ठीक है, मान लो 7 लड़के हैं, इनका औसत कितना देके रखा है, 20 वर्ष। तो इनकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये इनकी वैल्यू यहाँ निकल गई। ठीक है, ये वैल्यू निकल गई। अब आगे क्वेश्चन में बोला है यदि पहले 6 लड़कों की जो औसत आयु वो इतनी हो, 6 लड़कों की मतलब x1 से x6 तक के जो लड़के उनकी औसत आयु कितनी देके रखी है, 9:1:2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो यहाँ से 6 लड़कों की जो औसत आयु वो एज से सम है वो कितना निकल जाएगा, 39। ठीक है, ये निकल गया। अब इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, 7वें लड़के की आयु मतलब x7 आपको निकालना है, x7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, जो ये वाली इक्वेशन है इसमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ठीक है, वो कितनी मिलेगी, इसको सिंप्लीफाई करके 117 + x7 140। तो जो x7 है उसकी वैल्यू मिलेगी, इसको इसमें से माइनस कर देते तो 23 ईयर्स। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, सी होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 days इन 15 days। ए और बी काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि काम को ए शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर साथ काम करना फिर से शुरू कर देते हैं तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि पूरा काम हमारा कितना है, x है। तो इस काम को ए कितने 10 दिन में कर लेता है। ठीक है, एक काम दिया हुआ है, x दिया हुआ है, एक काम x। ठीक है, उसको ए कितने 10 दिन में कर लेता है। तो एक दिन में ए कितना काम कर लेता है, x/10। इसी तरह से बी कितना कर लेगा एक दिन में, x/15। ये ए का है और ये बी का है।
ठीक है, दोनों मिलकर करते हैं काम तो कितना होगा, दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो दोनों का ऐड कर लेंगे, और दोनों अल्टरनेट काम करते हैं तो काम दोनों का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आधा आधा काम हो जाएगा। तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे 20 30 50 20 30 डिवाइड में तो कितना है फ्रेंड्स 1/12। तो हमें ये कितना वर्क दिया है, एक दिन का काम, तो हमें डेज पूछे हैं। ठीक है, क्या पूछा हमें, कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 12 दिन में। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। तो क्या है 525, सीरीज़ में देखने से लग रहा है 5, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। नेक्स्ट हो जाओ 5 का 4 होगा। ठीक है, तो 5 का 4 कितना 625 होता है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, सेक्शन डी जो कि रीजनिंग का है। इसमें क्या बोला है, मैन इज कोडेड एज वुमेन, वुमेन इज कोडेड एज गर्ल एंड गर्ल इज कोडेड एज बॉय, और बॉय इज कोडेड एज वर्कर। तो 6 ईयर ओल्ड फीमेल, तो 6 साल की लड़की होती है, इसलिए लड़की का कोडेड क्या है, बॉय है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द नंबर, पेयरिंग आपको ऑड वाली पेयरिंग चूज़ करना है। तो ये है 42:4, 15:5, 36:6, 22:2। सभी में कम्प्लीटली डिविजिबल वाले नंबर दे के रखे हैं, और 4 ही 42 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है, इसमें फ्रैक्शन बच जाता है, इसलिए आंसर क्या होगा, ए। अब एक दिया है कि एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे का टाइम दिखाती है, जब घड़ी में दोपहर के 1 बजते हैं तो घंटे वाला कांटा कितने डिग्री घूमेगा। तो फ्रेंड्स जब घड़ी का कांटा 1 घंटे वाला कांटा 12 घंटे में कितना 360 डिग्री का कोण बना लेता है, कितना 12 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, 1 घंटे में 360/12 30 डिग्री, मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो उन्होंने कितना बोला है, पहले 7 8 9 10 11 12 और 1, 7 बजे था, फिर 1 बजे आई, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने डिग्री का कोण बना। तो कितने घंटे हुए, 1 2 3 4 5 6 घंटे। तो हम 30 में 6 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 6 घंटे में कितने का कोण बनाएगा, 180। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, ऑप्शन सी। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, एक व्यक्ति है एक मेन, उसकी तरफ इशारा करते हुए दिनेश ने क्या कहा कि इस व्यक्ति का जो एकमात्र भाई है, जो भी इसका एकमात्र भाई होगा वो मेरी बेटी, मतलब दिनेश बोल रहा है कि मेरी बेटी के पिता का पिता है ना। तो इस आदमी में और दिनेश में क्या रिलेशन हुआ, व्यक्ति का दिनेश से संबंध पूछा है, तो क्या हुआ, व्यक्ति दिनेश का क्या लगा, अंकल। तो आंसर क्या होगा, सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीरीज दे के रखी है, इसमें ऑड नंबर आपको विषम संख्या खोजनी है। 3 भी एक नॉन डिविजिबल नंबर है, 5 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है, 7 भी और 11 भी। एक 9 होता है जो 3 से डिवाइड हो जाता है और 9 से डिवाइड होता है, इसलिए 9 क्या होगा फ्रेंड्स हमारा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ओरिजिनल पेपर सेट है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।